हेलो एवरीवन, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उत्कर्ष सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फिलिया पर एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो सीबीएसई क्लास 10th, क्लास 12th, अदर स्टेट बोर्ड्स और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्री मेडिकल टेस्ट जैसे कि नीट और मेडिकल फर्स्ट ईयर बोथ एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है डाइजेशन इन ह्यूमंस, मतलब इंसान के अंदर जो पाचन तंत्र होती है, कैसे पाचन क्रिया काम करती है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पे। डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेशन इन ह्यूमन के पहले पार्ट्स में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने माउथ बनाया है। माउथ के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। वैसे तो बहुत पार्ट्स होते हैं, लेकिन डाइजेशन से रिलेटेड माउथ के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले टूथ, जो कि फूड को ग्राइंड करता है, मैस्टिकेट करता है। उसके साथ साथ टंग होती हैं, जो कि फूड के टेस्ट का सेंसेशन करते हैं। और उसके साथ साथ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि सलाइवा सिंथेसिस करते हैं या फिर सलाइवा रिलीज करते हैं। तो ये माउथ का पार्ट हो गया। और माउथ के नीचे ये आपको दिख रहा होगा ओएसोफेगस, या फिर इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। ओएसोफेगस से फूड होते हुए सबसे पहले हमारे स्टमक में आता है। स्टमक में फूड आता है, वहाँ पर 4 से 5 घंटे ये स्टोर रहता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा फूड पार्टिकल्स कहाँ कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है, लेकिन पहले आप पार्ट समझ लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वही फूड पार्टिकल्स हमारे स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बटा होता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। आपके सामने लिखा भी हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायग्राम का। और उस स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड निकलने के बाद कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचती है। लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में बटा होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। बहुत ईजी है याद करना। असेंडिंग मतलब ऊपर चल रहा है, ट्रांसवर्स मतलब जो ट्रांसवर्सली कट कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, ट्रांसवर्स कोलोन का पार्ट है। ऐसे मैं दिखा देता हूँ, दिस इज असेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। ये दिख गया आपको। और उस कोलोन के होते हुए यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के होते हुए ये एनएस से निकल के फूड इजेस्ट कर जाता है। तो ये हमारा करीब करीब पार्ट्स है, जो कि अभी हम लोग को यूज भी होगा, पता भी चलेगा कौन पार्ट्स का क्या यूज है। उसके पहले देखते हैं एक पूरे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर। ये लीवर बाइल जूस को सेक्रेट करता है। तो लीवर के ऊपर में एक छोटा सा एक पत्थरनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये भी सॉफ्ट टिश्यूज का बना होता है। तो लीवर और गॉल ब्लैडर मिलकर बाइल जूस रिलीज करते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू। और यहाँ पर आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये मैंने जो रेड से भी मार्क किया। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को पैनक्रियाज कहते हैं। ये पैनक्रियाज एक्सोजेनस ग्लैंड भी है और इंडोजेनस ग्लैंड भी है। ये हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। इंसुलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसी पैनक्रियाज से रिलीज होता है। और साथ ही साथ फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए वेरियस एंजाइम्स, जैसे पैनक्रियाटिक जूस अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से एंजाइम्स है, वो भी रिलीज करता है। तो ये एक ओवरऑल व्यू हो गया कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। उस पार्ट्स को जानने से पहले और पार्ट्स के साथ साथ हमें ये जानना जरूरी है कि डाइजेशन कहते हैं किसको है। डाइजेशन के पहले ये जानना जरूरी है कि जो फूड प्रोसेसिंग होता है वो किस किस स्टेज से होकर गुजरता है। तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि कोई भी भोजन हम लोग जब खाते हैं उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद वो 5 स्टेज से होकर गुजरता है। सबसे पहला स्टेज होता है इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। इस 5 स्टेप आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इंजेशन का मतलब होता है फूड को अंदर की तरफ इनटेक करना। हम लोग कोई भी खाना लिए, कोई भी भोजन लिए, उसको खाएं, इसका मतलब इंजेशन हो गया। और डाइजेशन का मतलब होता है उस भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना। ये छोटे पार्ट्स में टूटने का कारण क्या है? हमारा बॉडी सीधे से सीधे जो भी फूड हम लोग खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ये चीज़ तो हमें पता होना चाहिए, इसको ये सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो ये डाइजेशन का पार्ट हो गया। और डाइजेशन के बाद ये फूड एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद उसको ब्लड में मिक्स होना होता है। तो ब्लड में मिक्स होने के लिए एसिमिलेशन कहते हैं। और एसिमिलेशन के बाद एक्सक्रीशन होता है, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर आ जाता है। अब हम लोग 2 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, डीग्लूटिनेशन और पेरिस्टालसिस। डीग्लूटिनेशन का मतलब होता है भोजन को निगलना। इसके भी 4-5 स्टेप्स है, लेकिन अभी के लेवल पर उतना जरूरी नहीं है। ये फिर मेडिकल फर्स्ट ईयर में या फिर मेडिकल के 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है ये सब स्टेप। तो डीग्लूटिनेशन भी 4-5 स्टेज में आता है, वो अभी हम लोग नहीं जानेंगे। और पेरिस्टालसिस क्या होता है? भोजन के निगलने की प्रक्रिया को, द इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स इनसाइड द ओएसोफेगस। ओएसोफेगस के अंदर भोजन के निगलने की प्रक्रिया को हम लोग डीग्लूटिनेशन कहते हैं। और वो जब एसोफेगस में फूड धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होता जाता है और स्टमक में आता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो उसको हम लोग पेरिस्टालसिस कहते हैं, या कई बार इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कह लेते हैं। फूड का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जो हम लोग खाएं वो फूड है।
फूड खाने के बाद फूड छोटे छोटे बोलस में टूटता है, कहाँ, माउथ में। माउथ में जैसे ही फूड में सलाइवा मिक्स होगा ना, जो सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज हो रहा है, ये जैसे ही फूड में मिक्स होगा, इसको कह देंगे बोलस। और ये बोलस जब जाके स्टमक में HCl के साथ में मिक्स होगा, ये बोलस जब HCl के साथ में मिक्स होगा, तब इसको जाके कहेंगे काइम। तो बोलस, फूड और काइम में अंतर हमें समझ में आना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल व्यू था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वाइटामिन्स है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ये कैसे कैसे बॉडी में एसिमिलेट करते हैं और कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ से निकलता है, किसका क्या रोल होता है, इसके बाद हम लोग वो देखेंगे। हर न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, ये समझने के पहले हमें एंजाइम्स के बारे में समझना ज़्यादा जरूरी है। कौन सी एंजाइम बॉडी के किस पार्ट से रिलीज होता है और उसका क्या रोल है। तो पहले वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे एंजाइम का सेक्रीशंस, कौन सी एंजाइम कहाँ से रिलीज हो रही है। बहुत ही इजी फॉर्म में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है माउथ। तो माउथ में सलाइवा, माउथ में जो सलेवरी 3 सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ में, उससे सलाइवा रिलीज होती है। सबलिंगुअल पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर है और पैरोटिड है। 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, टोटल 6 सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। इन 6 सलेवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा रिलीज होता है, जिसको हिंदी में लार कहा जाता है। उस सलाइवा से 2 तरह की एंजाइम निकलती है, सैलिवरी अमाइलेज और सैलिवरी प्रोटीएज। सैलिवरी प्रोटीएज बहुत ही माइनर मात्रा में रहती है और सारे बुक्स में लिखा भी नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा भी नहीं की होती है। लेकिन सैलिवरी अमाइलेज के बारे में चर्चा है। हम लोग देखेंगे अमाइलेज का क्या रोल होता है। अमाइलेज या फिर अमाइलिन जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कैसे कैसे। फिर पैनक्रियाज के बारे में जानते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई ऐसे बॉडी की कोई ऐसी पार्ट के बारे में बताओ जो सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है, तो मैं अपना बेट पैनक्रियाज के ऊपर लगाऊंगा। पैनक्रियाज से निकलने वाले पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, इन तरह की एंजाइम्स निकलती है। ये एंजाइम बस ऐसे ही नाम नहीं है, हर के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। वो क्या है वो बताता हूँ। जैसे अमाइल है, अमाइल को मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं और उसमें एज लगा हुआ है, AAC एज। किसी भी एंजाइम में जो कि एज से एंड होता है, ASE एज, उसका मतलब हो गया वो उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन कर देगा। जैसे यहाँ पर लाइपेज लगा हुआ है, तो लाइपेज आया लिपिड से, तो लिपिड के ASE एज, लिपिड के ब्रेकडाउन में लाइपेज का हेल्प है। न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन में न्यूक्लिएज का रोल है। उसी तरह न्यूक्लियोटाइडेज यानी न्यूक्लियोटाइड्स के ब्रेकडाउन में, डाइपेप्टाइडेज यानी कि डाइपेप्टाइड्स के ब्रेकडाउन में। तो सिंपल सा बात है, कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा MCQ में या बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया कि मेरे पास ये चीज़ें दी गई है, जैसे माल्टोज दी गई है, इसको ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम का नाम बताइए, तो बस इजी होगा, माल्टोज से बन गया माल्टेज। वही हमें याद रखना है। ये सब एंजाइम के बारे में हम लोग देखेंगे भी कि कौन एंजाइम कहाँ पे वर्क करता है। अभी बस ये जानिए कि पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम को पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइन के गॉबलेट सेल से, इंटेस्टाइन जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बेसिकली जहां भी सिर्फ इंटेस्टाइन लिखा होगा आप लोग को मानना है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के गॉबलेट सेल से जो निकलता है एंजाइम, उसको हम लोग कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इज फॉर एंजाइम एंड इंटेरिकस इज फॉर इंटेरियम, मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो इंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम को सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। इसमें डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज ऐसे ऐसे एंजाइम्स निकलती हैं। लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो लीवर और गॉल ब्लैडर से, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बाइल जूस निकलता है। ये बाइल जूस का वर्क इतना ही होता है कि ये फैट यानी कि लिपिड का इमल्सिफिकेशन करते हैं। लिपिड के इमल्सिफिकेशन का मतलब हुआ कि फैट्स को हाइड्रोलाइज करके छोटे 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 मिसेल्स यानी कि छोटे फॉर्म में बनाते हैं। वो सब हम लोग देखेंगे बारी बारी से, हर न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लिक एसिड से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे, प्रोटीन्स देखेंगे और फैट्स देखेंगे। बेसिकली मेरा वीडियो लेक्चर डाइजेशन इन ह्यूमंस हर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के इसी चीज़ को बनाने के लिए मैंने रखा है। और स्टोमक से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी रोल है। तो अभी हम लोग बारी बारी से फिर देखना शुरू करते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स कैसे डाइजेस्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से हर न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि जो न्यूट्रिएंट्स जब बॉडी में जाता है तो वेरियस जो हमारा डाइजेस्टिव पार्ट्स है, जैसे माउथ है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनके थ्रू जब ये होते हुए जाता है तो वहाँ पे कौन एंजाइम इन पर वर्क करती है और इन्हें किस पार्ट में बांटती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर प्रोटीन्स है, फिर फैट्स है। इससे आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप कोई सी भी एक बुक उठा के पढ़ लेना, जो भी बुक आपको पसंद हो, और उसमें आपको सारा कुछ मैच कर जाएगा या फिर आपको समझ में आने लगेगा अगर लैंग्वेज में लिखा होगा तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो भी बॉडी में DNA और RNA होता है, यानी कि जो भी हेरिडिटी जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी के, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और
राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए, वो इसी न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ये न्यूक्लिक एसिड भी प्रोटीन्स के ही एक पार्ट्स होती हैं, लेकिन ये बॉडी में अलग तरीके से डाइजेस्ट होती है। तो सबसे पहले अगर माउथ की बात करें तो माउथ में कोई चेंजिंग नहीं होता। आप जैसे न्यूक्लिक एसिड्स आपने खाया वो माउथ से सीधे स्टमक में चला जाएगा, माउथ में नो चेंज। स्टमक की मैं बात करूं तो स्टमक में भी आप देख रहे होंगे नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लिक एसिड इंटेस्टाइन में आता है, इंटेस्टाइन से निकलने वाली इंटेस्टाइनल जो सक्कस इंटेरिकस है, उस एंजाइम का एक पार्ट होता है न्यूक्लिएज। ये इस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम है न्यूक्लिएज। मैंने पहले ही बता दिया है कि ASEH लगा हुआ मतलब कि एंजाइम ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएज ने तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड में। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड पर फिर से एंजाइम एक वर्क करता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं इस पर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा। न्यूक्लियोटाइड पर वर्क करने वाला एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज, क्योंकि इसको तोड़ रहा है तो ASE लगा देना है। तो इस पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेज। अब आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया। पहले टाइड है, अब साइड है। देखिए, टाइड से साइड बन गया, साइड में चलो भाई। तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बन गया न्यूक्लियोटाइडेज के वर्क से। और तीसरे और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि ये न्यूक्लियोसाइड पर फिर से एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइडेज, क्योंकि अब साइड को तोड़ना है। और न्यूक्लियोसाइडेज जैसे ही एक्ट करेगा, ये शुगर और बेसेज, यानी शुगर और बेसेज दो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स में टूट गए। और जैसे ही फूड अपने सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स में टूटता है, जैसे न्यूक्लियोसाइड का सबसे छोटा कंपोनेंट शुगर और बेसेज है, ये इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद वाले जब मैं पार्ट लेकर आऊँगा वीडियो का, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसी तरह कैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स डाइजेस्ट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये डाइजेशन, और हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके बोर्ड एग्जाम से लेके इवन मेडिकल फर्स्ट ईयर तक के एग्जाम में ये बखूबी पूछा जाता है। तो बने रही मेरे चैनल के साथ, जल्द ही लौटूंगा कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट को लेके और बाकी बचे हुए डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन वाले पार्ट को लेके। बने रहिए, पढ़ते रहिए, कोई भी बुक फॉलो कीजिए, मस्ती से पढ़िए, मजा आएगा एकदम। मिलता हूँ फिर आपसे, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।